हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो नेगोशिएबल एक्ट आगे चलाते हैं भैया। तो देखिए, अगला हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट। सर इसमें ध्यान दीजिए, बिल है, राइट, और पेबल आफ्टर साइट है। सेक्शन 61 है आपका। सर बिल और प्रोमिसरी नोट, ठीक है। आप देखिए 62 में मेरा टाइटल है प्रोमिसरी नोट पेबल आफ्टर साइट। 62 61 में मेरा टाइटल है बिल पेबल आफ्टर साइट। 61, ठीक है। चेक में नहीं है सर, चेक में टॉपिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक इज पेबल ऑन डिमांड। चेक इज पेबल ऑन, याद करो चेक की डेफिनेशन। चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज expressed to be payable on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. मतलब check is always payable on demand. सर आफ्टर साइट का मतलब है कि इसका जो एक्सेप्टेंस की डेट होगी, सर साइट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट, तो ड्रॉई के पास एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होगा, और दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम, और जो भी पेमेंट डिमांड करेगा। सर साइट बिल में, आफ्टर साइट में, साइट का मतलब है एक्सेप्टेंस। मैंने आपको एक बिल लिख कर दिया, से मैंने बिल ड्रॉ किया और ड्रॉई कोई और है, पे ही आप हो, और बिल पे लिखा है 2 months आफ्टर साइट। तो साइट का मतलब है बेटा एक्सेप्टेंस करानी पड़ेगी। तो पहली बात, सच बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस विद इन रीजनेबल टाइम बाय द पर्सन हु हैज राइट टू डिमांड। तो आप करोगे ना प्रेजेंट, और इसकी जो मेच्योरिटी है बेटा वो एक्सेप्टेंस से काउंट होगी। मैं समझाता हूं। ए ने बिल लिखा, बी के ऊपर लिखा, ये ड्रॉई है, और इट वॉज पेबल टू सी, और बिल था 2 months आफ्टर साइट। क्या लिखा हुआ था? 2 months आफ्टर साइट। अब बिल की डेट है लेट अस से 10 जनवरी, और एक्सेप्टेंस हुई 15 जनवरी को। तो बेटा 2 months यहां से गिने जाएंगे आफ्टर साइट। साइट का मतलब एक्सेप्टेंस। तो अगर बिल इज पेबल आफ्टर साइट, तो पहली बात, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस विद इन रीजनेबल टाइम बाय पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट, डिमांड एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, उसकी मेच्योरिटी एक्सेप्टेंस की डेट से 2 महीने गिनेंगे। तो 15 जनवरी से 2 महीने 15 मार्च, 3 दिन ग्रेस के 18 मार्च को ड्यू होगा। आफ्टर साइट का ये इफेक्ट है। आओ सर, तो देखिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, के ने बिल ड्रॉ किया, पेबल 60 डेज आफ्टर साइट। सर ध्यान दीजिए, 60 डेज आफ्टर साइट पेबल है टू मिस्टर जे। जे होल्ड्स द बिल फॉर 30 days बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू एन फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले 30 दिन उसने होल्ड किया है और एन ने एक्सेप्ट किया है। तो मेच्योरिटी का पीरियड कब शुरू होगा? तो बच्चों 60 डेज हमें काउंट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये आंसर है मेरा। सर आफ्टर साइट के केस में हमको उसे प्रेजेंट करना होगा
फॉर एक्सेप्टेंस, और जब एक्सेप्टेंस होगी आफ्टर साइट की मेच्योरिटी वहां से शुरू होगी, वहां से स्टार्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू 61, ठीक है, तो 61 को देखिए हम रेफर करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि अगर कोई बिल है विच इज पेबल आफ्टर साइट, तो मेच्योरिटी पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस टू द बिल ऑफ द ड्रॉइंग। और बिफोर सर ये एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, तो के ड्रॉ मेच्योरिटी विल नॉट बिगिन अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, तो मेच्योरिटी पीरियड एक्सेप्टेंस से काउंट होगा। क्लियर? सर चेक आफ्टर साइट नहीं होता, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट इज प्रोमिसरी नोट। क्या प्रोमिसरी नोट आफ्टर साइट हो सकता है? यस, सेक्शन है 62। सर मैंने एक प्रोमिसरी नोट आपको ड्रॉ करके दिया और लेट अस से इट इज पेबल 2 months आफ्टर साइट, तो आपको मेरे पास प्रेजेंट करना पड़ेगा, साइट करानी पड़ेगी, मतलब दिखाना पड़ेगा, और जब ये साइट हो जाएगी तो वहां से मेच्योरिटी शुरू होगी। तो सर प्रोमिसरी नोट अगर पेबल आफ्टर साइट है मस्ट बी प्रेजेंटेड टू मेकर फॉर साइट। एक्सेप्टेंस जैसा है, हालांकि प्रोमिसरी नोट में क्या एक्सेप्टेंस होगी? देखो बिल में तो एक्सेप्टेंस होती है, ए ने बिल लिखा, ऑर्डर है बी को कि पैसे दो, तो बी एक्सेप्ट करेगा तभी तो लायबल होगा। प्रोमिसरी नोट में ए ने लिखा, ए ही लायबल है, लेकिन आफ्टर साइट अगर है तो दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर साइट बाय ए पर्सन जो पैसे विद इन रीजनेबल टाइम। ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए और बिजनेस आवर्स में बिजनेस डे पर करेंगे। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, सर अगर प्रेजेंटमेंट नहीं करोगे फॉर साइट, मैंने प्रोमिसरी नोट दिया आपको 2 months आफ्टर साइट है, तो साइट कराओगे फिर वहां से 2 महीने शुरू होंगे, साइट विद इन रीजनेबल टाइम कराना है। और अगर आपने साइट कराया ही नहीं, प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ, तो नो पार्टी इज लायबल। सर उस बिल पे किसी पार्टी की लायबिलिटी नहीं होगी। ओके, यस सर। नेक्स्ट सेक्शन आती है 64। 63 हमने पिछली वीडियो में कर ली थी बेटा। ये है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अभी हम प्रेजेंट कर रहे थे फॉर साइट एक्सेप्टेंस के लिए। प्रोमिसरी नोट बहुत कम होता है आफ्टर साइट, बट हाँ हो सकता है। सर ये है आपका प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। सर ये तो तीनों में करना है, प्रोमिसरी नोट, बिल और चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मेरा सेक्शन 64 कहता है भैया पेमेंट तो मांगो, जो आपको मैंने बिल दिया, प्रोमिसरी नोट दिया, चेक दिया, तो उसकी ड्यू डेट पर, उसकी मेच्योरिटी पर इट इज योर ड्यूटी कि आप प्रेजेंट करो फॉर पेमेंट, राइट। तो प्रोमिसरी नोट, बिल और चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू, सर प्रोमिसरी नोट मेकर को, बिल एक्सेप्टर को, चेक ड्रॉई को, बाय ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर। होल्डर प्रेजेंट करेगा या उसके बिहाफ पे कोई करेगा? सर अगर प्रेजेंट नहीं करें तो अदर पार्टीज विल बी डिस्चार्ज। सर जो इंडोर्सर वगैरह है वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे, ड्रॉर डिस्चार्ज नहीं होगा, मेकर डिस्चार्ज नहीं होगा। सर टाइमली प्रेजेंट नहीं हुआ तो पैसे तो देने, लेकिन जो इंडोर्सर्स हैं, बीच में जो पार्टीज हैं, दे विल बी डिस्चार्ज्ड। सर ये प्रेजेंटमेंट पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा सफिशिएंट माना जा सकता है। अगर ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट है या यूसेज है तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं आप पर्सनली करो,
प्रेजेंटमेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, और हम पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट विच इज पेबल ऑन डिमांड है, पेबल ऑन डिमांड का मतलब कि जब मांगोगे तब पैसे मिलेंगे, और स्पेसिफाइड प्लेस पर पेबल नहीं है, मतलब कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो बेटा नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर। उस केस में प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कंपलसरी नहीं। फिर सुनो, प्रॉमिसरी नोट या बिल या चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय होल्डर और ऑन हिज बिहाफ। ठीक, मतलब जिसको पेमेंट मिलने का अधिकार है वो प्रेजेंट करेगा, फॉर पेमेंट करेगा, कब करेगा, ऑन मैच्योरिटी करेगा। सर अगर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नहीं होगा तो अदर पार्टीज वो लायबल नहीं होंगी, सर वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, लेकिन मेकर एक्सेप्टर ड्रॉई लायबल रहेगा, वो तो रहेगा। सर ये बाय पोस्ट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट था कि अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है, ये एक्सेप्शन है बेटा, प्रोवाइडेड दैट करके एक्सेप्शन आ जाता है। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है जो कि पेबल ऑन डिमांड है और स्पेसिफाइड प्लेस की बात नहीं किया है, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट नॉट नेसेसरी, फिर जरूरी नहीं है। देखिए इस सेक्शन का आधार ये है कि जो बिल है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमें उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है, ऑन ड्यू डेट करना है बेटा। सर मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और होल्डर करेगा प्रेजेंट, नहीं करेंगे तो अदर पार्टीज की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, बाय पोस्ट कर सकते हैं। बट ये एक्सेप्शन है कि जहां पे कोई बिल है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल नहीं सॉरी, प्रॉमिसरी नोट है विच इज पेबल ऑन डिमांड और स्पेसिफाइड प्लेस भी नहीं है, तो फिर प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो वैलिड रहेगा। ओके चलिए, सर क्वेश्चन है, ए ने एक घड़ी खरीदी फ्रॉम बी, प्रॉमिसरी नोट इशू किया विच इज पेबल ऑन डिमांड एंड नो स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड। एक्सेप्शन में गया, बी ने प्रेजेंट नहीं किया, तो सर क्या ए डिस्चार्ज हो जाएगा? तो अभी हमने एक्सेप्शन में क्या पढ़ा बच्चों, कि अगर प्रॉमिसरी नोट है, पेबल ऑन डिमांड है, नॉट पेबल ऑन ए स्पेसिफाइड प्लेस है, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। तो इस केस में माय आंसर वुड बी कि बेटा ए वुड नॉट बी डिस्चार्ज्ड। भाई सेक्शन 64 लिखेगा, एक्सेप्शन लिखेगा, और फिर ये बताएगा कि अरे नहीं भैया नहीं नहीं, तो ए वुड नॉट बी डिस्चार्ज्ड, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। Even if non-presentment was payable on demand, no place was mentioned. Okay? चलिए, तो दिस इज 64। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए प्रेजेंटमेंट के कुछ रूल्स हैं, और प्रॉमिसरी नोट, बिल और चेक तीनों पे लगेंगे। और देखिए बड़े सिंपल रूल्स हैं बेटा, थोड़ी सी टेबल जरूर लंबी है, बट रूल्स आर वेरी सिंपल एंड बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। आइए पहला रूल, आर्स फॉर प्रेजेंटमेंट। आप खुद सोच के देखो कि भाई कोई बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, कब प्रेजेंट करोगे, मतलब किस टाइम पर प्रेजेंट करोगे। मतलब मेरे पास सपोज बिल है,
मुझे आपके पास प्रेजेंट करना है फॉर पेमेंट, और मैं रात को 3 बजे आपके घर पे घंटी बजा रहा हूं, बेटा पैसे दे दो बेटा, जी कोई बात हुई सर? सर यूजुअल बिजनेस आवर्स में, बैंक में प्रेजेंट कर रहे हो, बैंकिंग आवर्स में करोगे, तो दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन बिजनेस आवर्स, यूजुअल बिजनेस आवर्स, मतलब जो बिजनेस का टाइम है उसमें प्रेजेंट करो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रात को 3 बजे प्रेजेंट कर रहे हैं। बैंक में प्रेजेंट होना है, बैंकिंग आवर्स में होना चाहिए, ठीक है, कॉमन सेंस पर बेस्ड है, अदरवाइज प्रेजेंटमेंट इनइफेक्टिव होगा, इनवैलिड होगा। दूसरा सर, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ये क्या है बेटा? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज कंपल्सरी। अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे ड्यू डेट पर फॉर पेमेंट, तो अभी हमने पढ़ा था अदर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो प्रोमिसरी नोट या बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। तो जब ड्यू डेट हो तो इट इज योर ड्यूटी कि आप बिल या प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करो। प्रेजेंट नहीं करोगे तो पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। ओहो सर, नेक्स्ट, अगर प्रोमिसरी नोट है और इंस्टॉलमेंट्स में पेबल है, से मैंने एक प्रोमिसरी नोट लिखा और 2 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट है, और उसमें यह लिखा है कि 50,000 रुपए हर महीने अगले 4 महीनों तक 1 तारीख को दूंगा। 2 लाख का प्रोमिसरी नोट है, 50,000 रुपए हर महीने पे करूंगा, 1 तारीख को करूंगा, अगले 4 महीने तक। तो बेटा कब प्रेजेंट होगा? आंसर है सर, अगले 4 महीने में 4 बार प्रेजेंट होगा। कब होगा? ड्यू डेट पर होगा। ड्यू डेट 1 बोली मैंने, 3 दिन ग्रेस के जोड़ूंगा, तो हर महीने 4 तारीख को ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो प्रोमिसरी नोट जो कि इंस्टॉलमेंट्स में है मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन 3rd डे आफ्टर डेट फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट के ड्यू होने के 3 दिन में, सर 3rd डे पे प्रेजेंट करना है, 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं। तो क्या सीखा हमने? इंस्टॉलमेंट वाले केस में हर इंस्टॉलमेंट के 3rd डे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट होगा। सर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इज पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पेबल है और नॉट एल्सवेयर का मतलब है और कहीं नहीं है। मैंने एक प्रोमिसरी नोट लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच टू दिस पर्सन ऑन, फिर लिख दिया एट न्यू दिल्ली ओनली। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये पेमेंट सिर्फ दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। ओके, नाउ दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। ठीक है, तो बच्चों दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। टू चार्ज एनी पार्टी, सर किसी भी पार्टी को आप तभी चार्ज कर पाओगे जब उस प्लेस पे प्रेजेंट होगा। अब आपको सर उस प्लेस पे ड्रॉई मिलता ही नहीं है, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। आगे पढ़ेंगे हम लोग 76। फिलहाल सर पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, फर्क क्या है बच्चों? यहां लिखा है पेबल एट न्यू दिल्ली, ये नहीं लिखा है, ओनली नहीं लिखा है। तो पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, तो इसको भी हमें उस स्थान पर प्रेजेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चार्ज मेकर और ड्रॉर। ठीक, नेक्स्ट सर, प्रेजेंटमेंट जहां प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है। सोच के देखो, अगर बिल या प्रोमिसरी नोट में प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रेजेंटमेंट कहां होगा? सर जो पेमेंट करने के लिए लायबल है उसके बिजनेस प्लेस पर या फिर उसके रेसिडेंस पर,
सर प्लेस ऑफ बिजनेस और नहीं तो यूजुअल रेसिडेंस ऑफ मेकर, मेकर पैसे देता है प्रॉमिसरी नोट में, ड्रॉई बिल के केस में, एक्सेप्टर बिल के केस में, चेक में ड्रॉई भी होगा। तो प्रॉमिसरी नोट या बिल जो कि भाई 68 69 पीछे दो सेक्शंस में फॉल नहीं हो रहा है, यानी स्पेसिफाइड प्लेस ओनली या फिर स्पेसिफाइड प्लेस, तो सच बिल और प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट बिजनेस प्लेस अगर है तो, या फिर रेसिडेंस ऑफ मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उस व्यक्ति का कोई बिजनेस प्लेस भी नहीं है और उसका कोई रेसिडेंस भी नहीं है तो प्रेजेंटमेंट कहां होगी? तो आंसर है जहां मिल जाए। सर प्रेजेंटमेंट में बी मेड इन पर्सन wherever he can be found. तो if maker, drawee, acceptor has no known place of business, अगर उसका known place of business नहीं है या रेसिडेंस नहीं है और बिल में भी नहीं लिखा है तो प्रेजेंटमेंट में बी मेड, यहां से याद रखोगे, इन पर्सन wherever he can be found. ओके सर नेक्स्ट 72, ये बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन। क्या है इसमें बेटा? इसमें है चेक का प्रेजेंटमेंट इन ऑर्डर टू चार्ज ड्रॉर। ध्यान दीजिए, चेक का प्रेजेंटमेंट इन ऑर्डर टू चार्ज ड्रॉर, चेक का प्रेजेंटमेंट इन ऑर्डर टू चार्ज अदर पर्सन। तो यहां तो देखो उसको रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना है, इसमें कोई खास बात नहीं। सर देखो ए ने एक चेक दिया बी को, बी ने इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को। अब जो डी है वो होल्डर है, ठीक है। नाउ डी मस्ट प्रेजेंट द चेक विद इन बैंक within reasonable time to charge other person, except the drawer. तो अगर डिले करता है ये रीजनेबल टाइम से तो बी और सी डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर इसको डी को रीजनेबल टाइम में चेक प्रेजेंट करना होगा इफ ही वांट्स टू स्यू बी और सी, लेकिन ए डिस्चार्ज नहीं होगा अगर रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो एज पर 73 बी और सी डिस्चार्ज हो जाएंगे। ए कब डिस्चार्ज होगा? सर ए तब डिस्चार्ज होगा व्हेन द रिलेशन बिटवीन ड्रॉर एंड बैंकर हैज ऑल्टर्ड टू द प्रिजुडिस ऑफ द ड्रॉर। सर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ए जो है विल बी डिस्चार्ज्ड इफ द बैंक फेल्स। सर बैंक की और ड्रॉर की रिलेशन बदल जाए टू द प्रिजुडिस ऑफ ड्रॉर, दैट मीन्स ड्रॉर को नुकसान हो जाए, ड्रॉर के अगेंस्ट में चेंज हो जाए। तो देखो ड्रॉर के अगेंस्ट में चेंज तो बेटा हो नहीं सकती, ड्रॉर के अगेंस्ट में चेंज तो तभी होगी जब बैंक फेल हो जाएगा। तो सपोज करो ये चेक किसी छोटे मोटे बैंक का था और ए ने बैंक में पैसे भी छोड़ रखे हैं कि भाई चेक प्रेजेंट होगा पेमेंट हो जाएगा। डी ने प्रेजेंट नहीं किया, चेक लेके जेब में घूमता रहा इधर उधर उधर इधर, इस दरमियान बैंक फेल हो गया तो भाई डी को अब पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना बेटा ए ने तो पैसे छोड़ रखे थे तुम्हारे चेक के और आपने ही चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो ये सब गलती किसकी है? गलती सब तुम्हारी, यानी जीएसटी यानी डी। सर डी की लाइबिलिटी, सर राइट सॉरी खत्म हो गए, ए डिस्चार्ज हो गया। फिर सुनो, चेक के केस में अगर रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं होगा तो अदर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, यानी अगर इसने डिले किया
तो बी और सी डिस्चार्ज होंगे, लेकिन ए डिस्चार्ज नहीं होगा। ए कब डिस्चार्ज होगा? व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ ड्रॉर एंड हिज बैंकर चेंजेस टू द प्रिजुडिस ऑफ ड्रॉर। उसका नुकसान होगा। नुकसान तभी होगा बच्चों जब बैंक फेल हो जाएगा, अदरवाइज ए डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट सर, पेबिल ऑन डिमांड। बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेबिल ऑन डिमांड का क्या मतलब है? जिसमें ड्यू डेट नहीं है, आफ्टर साइट भी नहीं है, यानी जब मांगोगे तब पैसे मिलेंगे, तो ऐसे बिल को पेबिल ऑन डिमांड कहते हैं। बिल हो सकता है, यस। प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, यस। चेक हो सकता है, सर चेक पेबिल ऑन डिमांड ही होता है। तो एक बात तो ये बच्चों कि रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करोगे, सर इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन, क्योंकि ड्यू डेट है ही नहीं। सर मैंने आपको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू सो मच अमाउंट, आगे ऑन दिस डेट वाली बात लिखी ही नहीं, तो अगर ड्यू डेट लिखी ही नहीं है तो इट इज पेबल ऑन डिमांड, जब मांगोगे तब मिलेगा। तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन सर रीजनेबल टाइम, कभी तो प्रेजेंट करोगे। और बता दूं बच्चों, इस केस में 3 दिन ग्रेस के नहीं मिलेंगे, ये पेबल ऑन डिमांड है। सर नेक्स्ट, क्या चेक एजेंट को प्रेजेंट हो सकता है? यस। तो देखो चेक में भी प्रेजेंटेड, चेक कह रहा हूं मैं, बिल, प्रॉमिसरी नोट, चेक, तीनों में भी प्रेजेंटेड टू ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, कर सकते हैं। अगर डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट हो सकता है, यस। तो लिख रहे हैं कि वेयर ड्रॉई मेकर एक्सेप्टर हैज डाइड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कर सकते हैं। और तीसरा, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है ड्रॉई मेकर या आपका जो एक्सेप्टर है, तो हम उसके असाइनी को प्रेजेंट करेंगे। सिंपल है। तो देखो प्रेजेंटमेंट टू एजेंट वैलिड है, प्रेजेंटमेंट टू लीगल ईयर्स ऑफ डिसीज्ड वैलिड है, प्रेजेंटमेंट टू असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन भी वैलिड है। सर एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें है बेटा कि अगर प्रेजेंटमेंट में डिले होता है और ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस फॉर पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड। मतलब अगर डिले हुआ है, लेकिन डिले ड्यू टू एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, सपोज करिए होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो गई, वो बिल प्रेजेंट करने ले जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था बच्चों, और उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई, वो बेचारा गिर गया, अब बेहोश हो गया। अगला सीन हॉस्पिटल में, जब आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। पहला सवाल, मैं कहाँ हूं? लोगों ने बताया कि भाई तुम जिंदा हो, ठीक हो, बच गए हो। दूसरा सवाल, मुझे जाना है। अब लोग कह रहे कहाँ जाना है? तो कह रहा बिल प्रेजेंट करने जा रहा था मैं, डिले हो जाएगा तो अदर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में डिले अलाउड है, कोई बात नहीं, तो आराम कर ले भाई, ठीक हो जा तो चला जाए। हाँ, जब वो सर डिले का जो कॉज है दैट सीजेस टू ऑपरेट, मतलब कॉज खत्म हो गया, वो बंदा ठीक हो गया, तो भैया अब तो प्रेजेंट कर दो। तो अगर कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि नॉट ड्यू टू हिज डिफॉल्ट मिसकंडक्ट, उसकी खुद की डिफॉल्ट मिसकंडक्ट लापरवाही नहीं है, तो वो प्रेजेंट कर सकता है, विद इन रीजनेबल टाइम करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां अगर कंट्रोल के बियॉन्ड हैं तो कोई बात नहीं, डिले एक्सक्यूज्ड होगा, डिले एक्सक्यूज्ड होगा। क्यों सर? क्योंकि घटनाएं सीरियस है। सर एक बार एग्जाम में आया, ए प्रोमिसरी नोट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक, ऑन फिक्स डेट, तो भैया मेच्योरिटी पर इट मस्ट बी प्रेजेंटेड।
होल्डर प्रेजेंट्स 2 days आफ्टर, ओहो डिले, तो बच्चों ड्यू टू अनफोर्सीन, तो डिले इज कॉज्ड because of unforeseen situations, because of circumstances beyond the control, so the delay of 2 days shall be excused under section 75 और कब डिले एक्सक्यूज होगा? जब परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं है बच्चों, और जो डिले है दैट इज नॉट इम्प्यूटेबल, यानी ड्यू टू हिज डिफॉल्ट मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस, और जब वो खत्म हो जाए परिस्थिति तो भैया देन इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर तो प्रेजेंट करना जरूरी है। तो देखिए अभी हमने पढ़े रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, और उसमें लॉ ये कहता है कि जो आपका बिल है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, उसको प्रेजेंट करना है। अगर आफ्टर साइट है तो साइट के लिए प्रेजेंट करना है, पेमेंट के लिए ड्यू डेट पर प्रेजेंट करना है, स्पेसिफाइड प्लेस है वहां करना है, स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है तो व्यक्ति मिल जाए वहां, मतलब उसके बिजनेस प्लेस पे और घर पे करना है। अगर वो भी स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर जहां मिल जाए वहां प्रेजेंट करना है। सर नाउ वी विल डिस्कस दोज सिचुएशंस व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, यानी प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। क्या है देखिए सर, सेक्शन है 76 और इसमें उन्होंने कहा है कि प्रेजेंटमेंट फॉलोइंग केसेस में जरूरी नहीं है। नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी, और इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लेंगे इवन विदाउट प्रेजेंटमेंट। क्या क्या कंडीशंस हैं बच्चों जब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है? पहली कंडीशन कि जो मेकर ड्रॉई एक्सेप्टर है, मतलब जिसके पास प्रेजेंट करना है वो खुद ही प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंटमेंट, मतलब वो खुद ही कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि होल्डर उसको बिल या प्रॉमिसरी नोट या चेक प्रेजेंट ना कर पाए। सर ही कैन प्रिवेंट, आपको मेरे पास बिल लेके आना था प्रेजेंटमेंट के लिए, अब आप आ रहे हो रास्ते में मैंने फील्डिंग लगवा दी, मेरे 2 बंदे मिल गए आपको और बेटा उन्होंने रास्ते में आपको कूट काट दिया, मतलब बुरा मत मानना। तो भाई जो मेकर है, एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, वही उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट नहीं होने दे रहा है, तो प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज्ड होगा। यू कैन ट्रीट द बिल डिसऑनर्ड विदाउट प्रेजेंटमेंट। नेक्स्ट सर, प्रेजेंटमेंट होना है एट बिजनेस प्लेस, इट इज पेबल एट बिजनेस प्लेस। और देखिए बिजनेस डे में, बिजनेस आवर्स में बिजनेस प्लेस बंद है, he closes his business place during business day and business hours, तो प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज्ड होगा। सर सम अदर प्लेस पर पेबल है, किसी और जगह पर पेबल है, और उस जगह पर हमारा जो मेकर है, एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, या उसका ऑथोराइज्ड पर्सन है, मिलता ही नहीं है बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे में। Sir, it is payable at some other place, and at that other place, neither the maker, acceptor, drawee, nor his agent is present on a business day during business hours. So, presentment is excused. Sir, अगर इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है और वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, आफ्टर ड्यू सर्च हमने बहुत कोशिश करी पर वो मिलता ही नहीं है, तो प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज्ड है। सर एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉट विद, अगर कोई व्यक्ति नॉट विद स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, मतलब ये कि प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ, प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ, स्टिल वो पेमेंट कर रहा है,
मेरे पास बिल आपको प्रेजेंट करना था, आज ड्यू डेट है, आपने प्रेजेंट नहीं किया, स्टिल उसके पैसे मैंने आपको भिजवा दिए, फुल या पार्ट, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। अब जरूरत नहीं है बच्चों। सर अगर कोई पार्ट पेमेंट कर रहा है तो जरूरत नहीं है। अगर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा, आज बिल ड्यू हुआ, आपने प्रेजेंट नहीं किया, उसके बाद भी मैंने आपको फोन किया कि भैया आज का बिल आपका ड्यू हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन आज पैसे नहीं दे पाऊंगा, 2-3 दिन में देता हूं, तो इसका मतलब मेरे को मालूम है प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ, तो प्रेजेंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सर ही वेव्स हिज राइट टू टेक एडवांटेज, मैंने वेव किया हुआ अपना अधिकार प्रेजेंटमेंट का, तो भी आप मत प्रेजेंट करो। और लास्ट है बच्चों कि ड्रॉर विल नॉट सफर डैमेज फॉर वांट ऑफ प्रेजेंटमेंट। ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर एंड इट इज पेबल टू सी। अब ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसे बी से पैसे लेने हैं। अब सपोज करो ये एकोमोडेशन बिल है, ए ने बी के ऊपर जो बिल ड्रॉ किया वो एकोमोडेशन बिल है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो अगर सी प्रेजेंट नहीं भी कर रहा है तो ए को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस केस में भी प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज्ड होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन। सर ये डिसऑनर के केस में है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे बिल है, चाहे चेक है, तो कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन होगा? पहला, सर पहला पॉइंट है होल्डर को अमाउंट ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट मिलेगी। मैंने आपको एक बिल दिया था, वो बिल डिसऑनर हो गया, अब आप मुझसे क्या क्या मांगोगे? नंबर 1 अमाउंट ऑफ द बिल टुगेदर विद एक्सपेंस, आपका जो एक्सपेंस हुआ वो भी लोगे, दैट इज प्रेजेंट करने का, नोटिंग का और प्रोटेस्ट का। तो बेटा नोटिंग का चार्जेस आप मेरे से मांगोगे, प्रोटेस्ट का चार्जेस मांगोगे, प्रेजेंटमेंट का भी एक्सपेंस आप मेरे से मांगोगे। क्लियर है? अगर बिल या प्रोमिसरी नोट या चेक डिसऑनर होगा तो होल्डर का पहला राइट है टू क्लेम द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद एक्सपेंस ऑन प्रेजेंटमेंट, नेगोशिएशन नहीं, नोटिंग एंड प्रेजेंटिंग। सर अगर दोनों लोग डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, आप रहते हो सपोज कहीं दूसरे कंट्री में, यूएसए मान लो, मैं रहता हूं इंडिया में, तो भैया जो आपको पहले पॉइंट में पैसा मिलना है वो मिलेगा और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज से मिलेगा। आज का जो भी रुपी डॉलर का रेट है उससे डिटरमाइन होगा, सिंपल। तो क्या क्या मिलेगा? ये हो गया। अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पर पेमेंट मिलेगी, यानी आज डिसऑनर हुआ है तो आज का जो डॉलर और रुपी का रेट है उससे डिफरेंस मिलेगा। इंडोर्सर, अगर इंडोर्सर ने पेमेंट कर दिया, देखो ए ने बिल दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, अब ये बिल हो गया डिसऑनर, बिल का होल्डर डी है, बिल डिसऑनर हो गया, डी ने बी से कहा पैसे दो, देने पड़ेंगे इसको, और इसने पेमेंट कर दिया, ठीक। नाउ बी हैज राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए, ऑब्वियसली, तो ये ए से 18% इंटरेस्ट भी लेगा। सर जब तक इसका रियलाइजेशन या टेंडर नहीं होता है तो ये 18% इसको ब्याज भी मिलेगा टुगेदर विद एक्सपेंस, वो भी मिलेंगे। लॉजिकल है? तो अगर कोई इंडोर्सर हैज मेड द पेमेंट देन ही इज एंटाइटल्ड टू 18% इंटरेस्ट और एक्सपेंस के साथ में वो भी मिलेगा। अब ये इंडोर्सर और अदर पर्सन अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं, सर ये भी तो हो सकता है ना, तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज मिलेगा। सर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन है, ठीक है, तो वो एक नया बिल ड्रॉ कर सकता है।
कैन ड्रॉ ए बिल अपॉन पार्टी लाइबल टू कंपनसेट। आपको मैंने बिल दिया था, वो डिसऑनर हो गया, अब आपने पैसे मांगे, तो नए अमाउंट के लिए आप मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर सकते। रिन्यूअल ऑफ बिल होता था ना, तो पुराने वाले बिल की जगह नया बिल आ जाता था, तो पुराना डिसऑनर हो गया, तो वो नया बिल लिख सकता है फॉर अमाउंट ड्यू, ठीक, प्लस एक्सपेंस। तो ये पॉसिबल है। इस बिल के साथ पुराना वाला बिल लगाना पड़ेगा जो डिसऑनर हुआ है, और प्रोटेस्ट अगर कराई है वो भी लगानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट। और पार्टी डिसऑनरिंग इज लाइबल टू कंपनसेट, अगर ये भी डिसऑनर होगा तो सेम कंपनसेशन फिर से चलेगा, सेम रूल्स। ओके, चलिए एक बार देखिए, ये क्वेश्चन है, 1000 किलो राइस खरीदा सौरभ से 1,50,000 का, 3 महीने की उधार पे प्रॉमिसरी नोट दिया। प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, उसने रिकवरी के लिए सूट फाइल किया, प्लस एडवोकेट की फीस भी मांग रहा है। ओके, तो अभी क्या आंसर करोगे? 117 बताओगे, फिर ये बताओगे रूल्स ऑफ कंपनसेशन है, फिर ये बताओगे बिल की प्रॉमिसरी नोट की चेक की अमाउंट मिलेगी, और जो उसका एक्सपेंस हुआ ऑन नोटिंग प्रोटेस्ट प्रेजेंटिंग वो भी मिलेगा। तो बच्चों इस केस में पूरे रूल्स इन्होंने पहले देखिए लिखे हैं, और फिर ये बताया है कि भैया एडवोकेट की फीस भी मिलेगी, 18% ब्याज भी मिलेगा। देन एक बार और क्वेश्चन आया देखो 7 मार्क्स में, और सीधे सीधे कंपनसेशन के रूल्स इन्होंने यहां पर पूछे। सो दैट्स ऑल, दिस इज द एंड ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आसान है बच्चों, 14 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, और भाई बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ना है, तो प्लीज थोड़ा इसको ध्यान से करिए, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। ओके, तो फिलहाल नेगोशिएबल जिंदाबाद समाप्त हो गया है। अगली मुलाकात फिर किसी क्लास में होगी। टाटा बाय बाय।